अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन उसके करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो हमारे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब से ऑनवर्ड आप पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड अ वेक्टर हुज, पहला उसने दिया हुआ है मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का वही है, सिर्फ अंदर उसने जो है वो क्वेश्चन डिफरेंट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे पास है दो पैरेलल अगर वेक्टर हों तो उसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है। तो पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 7 चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें एक फॉर्मूला बताया था, वो यूनिट वेक्टर का था। यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है, वो आपके पास वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास वेक्टर ही फाइंड आउट करना है, मैं आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दे दूँ, तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हुआ कि एक वेक्टर दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर। तो अगर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड हो तो आप वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपके पास पॉइंट ही हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपस में मैग्नीट्यूड इनका सेम हो, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं यू रख देती हूँ, इसका वी रख देती हूँ, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 2, 4, 6 जितने भी वेक्टर आपके पास पैरेलल आएंगे सबका यूनिट वेक्टर सेम होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको v का यूनिट वेक्टर दे देती हूँ तो मैं आपसे कहूँ कि u का कैलकुलेट करें, तो आप लिखेंगे चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए जो v का यूनिट वेक्टर है वही आपके पास u का भी यूनिट वेक्टर है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। अब देखिएगा, उसने क्या है कि अब हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब अब हमारे पास अगेन इसी तरह से दो वेक्टर हैं। ठीक है, एक का नाम हम वी रख लेते हैं, एक का हम यू रख लेते हैं। उसने कहा कि यू का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास 4 है, लेकिन वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर मिसिंग है, और ये उसने कंप्लीट वेक्टर दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है वेक्टर गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 6k। अब हमने क्या करना है, इस वेक्टर का निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 49 मतलब 7। अब हम निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर, सॉरी, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर था 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, चूंकि दोनों बोथ आर पैरेलल, हम लिखेंगे एज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। ये पैरेलल के साइन के तौर पे भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, दोनों के यूनिट वेक्टर सेम हो गए। अगर सेम है तो हम लिखेंगे सो u वेक्टर इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड के और इसके यूनिट वेक्टर के। तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में उसने 4 गिवन दिया हुआ था, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2i 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7। तो 4 को अगर आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 8/7i माइनस 12/7j प्लस 24/7k। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया, ये हमारे पास u वेक्टर आ गया। अब सेम इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे u
या v जो आपका दिल करे, चलें इसको v कैलकुलेट लेट कर लेते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको v कैलकुलेट किया है। तो ये आपके पास आ जाएगा j प्लस के, तो इसका आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू √3। तो जब आप इसका अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा -i + j + k डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, सो इसका मैग्नीट्यूड और ये दोनों का इक्वल है। ठीक है, या आप स्टार्ट में लिख भी सकते हैं लेट यू बी रिक्वायर वेक्टर। अगर आपका दिल करे तो आप स्टार्टिंग में लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों के अब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब है, सॉरी, दोनों के यूनिट वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा i j k डिवाइडेड बाय √3। तो अगर इसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास u वेक्टर बन जाता है। तो इसका आपके पास मैग्नीट्यूड उसने 2 गिवन दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा -2i + 2j + 2k डिवाइडेड बाय √3। तो अगर इसको हम अलग अलग करके प्रॉपर तरीके से लिखें तो ये आ जाएगा -2/√3i + 2/√3j + 2/√3k। ये आपके पास u वेक्टर आ गया और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपके पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर v इज इक्वल्स टू 3i - j + 2k। सेकंड है 6i। वेक्टर 2 गिवन है, मतलब इसमें भी वेक्टर गिवन है, ये भी वेक्टर गिवन है। थर्ड वाले पार्ट में उसने पी क्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट हमने करना है डायरेक्शन कोसाइन। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस अभी आपने इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 की वीडियो में आपने डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना सीखा था। सेम उसी मेथड से आपने करना है। करना हमने क्या है, जो भी वेक्टर गिवन है इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। जो भी वेक्टर गिवन है उसका आपने सिंपली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। 3 आपके पास आ जाएगा 9 + 1 + 4, मतलब जो भी आपके पास x y z की जगह पे पॉइंट है आपने उनके स्क्वायर ले लेने और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा √14। तो आपने 2 चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी होती हैं, एक डायरेक्शन रेशोस और एक डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज आपके पास होती हैं यही जिन वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लिया है ना, 3 - 1 2, ये आपके पास आपकी डायरेक्शन रेशोज होती हैं 3 - 1 2। और डायरेक्शन को साइन होता है कि आप डायरेक्शन रेशोज को डिवाइड कर दें √14 के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/√14 -1/√14 2/√14। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका जब सेकंड पार्ट करेंगे तो इसको हम वीक वेक्टर का नाम दे देते हैं। तो जब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36, 2 का आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। तो आपके पास ये बनेगा √41। ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज आपके पास आ जाएंगे 6 - 2 और 1। तो ये आ जाएगा 6 - 2 1। और इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा 6/√41 - 2/√41 1/√41। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, ये तो एज इट इज़ थे जैसे आपने किए। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। सबसे पहले उसके लिए हमें तो वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर कैलकुलेट करना है, फिर उसके डायरेक्शन रेशोज को, डायरेक्शन को साइन। तो अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट।
इसके थर्ड पार्ट में हमने सबसे पहले वेक्टर कैलकुलेट करना है। पी क्यू वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओ क्यू माइनस ओ पी। दोनों पॉइंट्स आपके पास गिवन है, 1 3 1 भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो ओ क्यू आपके पास क्या था, आई प्लस 3j प्लस के। ठीक है, जब भी पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आपने इनको आई जे के की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो इसी तरह पी आपके पास है माइनस, पी आपके पास आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 5k। तो ये आपके पास आ जाएगा i प्लस 3j प्लस के, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस जे माइनस 5k। ठीक है, तो ये आ जाएगा i माइनस 2i आ जाएगा आपके पास माइनस i प्लस जे, तो ये आ जाएगा माइनस 4k। ये आपके पास फिलहाल पी क्यू वेक्टर आया। तो हम इसके अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। पी क्यू का मैग्नीट्यूड आपके पास होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 16। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गई हूँ, 3j माइनस जो था ना ये आपके पास 2j आना था, तो ये 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 21। ठीक है, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले डायरेक्शन, रेशो, फिर डायरेक्शन, कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशोज क्या आ जाएंगे आपके पास, ये जो वेक्टर आया था -1 2 -4। ठीक है, तो अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, -1 ओवर जो भी मैग्नीट्यूड है 2 ओवर 21 -4 ओवर स्क्वायर रूट 21। तो ये आपके पास आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, कोई भी पार्ट करने के लिए ज़रूरी है पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वेश्चन ये आपके पास इस तरह से है कि वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल if there is a scalar c such that v is equals to cw, then vector point in the same direction if c is greater than 0 and the vector point in the opposite direction if c is less than 0। अब ये कॉन्सेप्ट ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा, मैं पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसने कहा कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, v और w। अब ये दो वेक्टर किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, पहली बात पैरेलल, हमने पैरेलल वेक्टर्स की बात करें, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज 1 1 है, तो आपके पास दोनों वेक्टर इस तरह से इक्वल होंगे। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक लेसर हो, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर मैग्नीट्यूड में तो डिफरेंस आ गया, तो ये आपके पास इज इक्वल्स टू कितने टाइम कौन किससे बड़ा है वो दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा है, ये 2 टाइम्स बड़ा है, या ये 1/2 है इससे। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको हाफ कह देते हैं कि वेक्टर v जो है वो हाफ ऑफ w है, या हाफ ऑफ w, जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना चाहें। ठीक है, एक थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है कि मैग्नीट्यूड को छोड़ें, पैरेलल भी हो तो इनकी डायरेक्शन चेंज है। ठीक होगी, अब ये 3 तरह से आपके पास आ गया। उसने आपको फॉर्मूला खुद ही रिड्यूस करके बता दिया है कि आपके पास v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू होता है, मतलब ये c डिसाइड करता है कि ये मैग्नीट्यूड इनका कैसा है। अगर ये c आपके पास नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब है इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर c आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंट है। तो अब ये याद रखिएगा कि अगर कोई दो वेक्टर आपके पास पैरेलल हैं, आपने उनको इक्वल करना है कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं इनटू सी। यहाँ पे कांस्टेंट आता है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कांस्टेंट 1 होता है। ठीक है, अगर कोई एक दूसरे का हाफ है तो वो यहाँ 1/2 आ जाएगा, कोई 3 टाइम्स ज़्यादा है कोई 3 आ जाएगा, कोई 4 टाइम्स ज़्यादा है तो 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास चेंज होती रहती हैं, कोई भी आ जाएगा। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है पैरेलल वेक्टर के लिए। ठीक है, तो अब इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। उसने फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारा फर्स्ट पार्ट, वैसे बुक का ये बी पार्ट बनता है। फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर v एंड w आर पैरेलल।
तो हमारे पास पैरेलल की कंडीशन क्या थी, सबसे पहले हम वो कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारे पास थी कि V इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू है। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब हमने ए कैलकुलेट करना है, उसने कहा कि ये आपस में पैरेलल हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल की तो यही कंडीशन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे v की जगह पे v वेक्टर आ जाएगा i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू c एज इट इज़, और w आ जाएगा ai 9j माइनस 12k। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई इनको कर लेते हैं, आपस में पैरेलल है, तो ये क्या आ जाएगा i 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू a c i प्लस 9cj माइनस 12ck। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका x पॉइंट इसके x के, इसका y इसके y के, इसका जो आपके पास z पॉइंट है वो z के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, x आपके पास क्या है, 1 इज इक्वल्स टू ए सी। ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे आप लिख लें ऑन कंपेयरिंग, x को x के इक्वल कर दिया, y को y के इक्वल कर दें। y आपके पास क्या है 3, यहाँ से -3 और यहाँ से 9c। c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -3/9 इज इक्वल टू c। तो c आपके पास क्या आ जाएगा -1/3। आप c निकालने में तो इंटरेस्टेड नहीं थे, हम तो a निकालने में इंटरेस्टेड थे। तो a की वैल्यू में हमें c की वैल्यू भी एक्चुअली चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप c की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू a, c की जगह -1/3 आ जाएगा। ये यहाँ टर्म डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 इज इक्वल टू ए आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन 10 का बी पार्ट हो गया। अब इसका नेक्स्ट एक और पार्ट देखते हैं। अब इसका सी पार्ट है, उसने क्या, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ v। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपने 7.2 के क्वेश्चन आपने किया था, बिल्कुल वैसा ही है। अभी जिसमें आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था वो क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन 7, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है आपके पास। उसने क्या, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं उस वेक्टर का नाम, लेट u बी द रिक्वायर वेक्टर। ठीक है, अब उसने कहा वेक्टर ऑफ लेंथ 5, जिसकी लेंथ आपके पास 5 है, यानी कि u का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 5, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है v से। ठीक है, बट आपस में पैरेलल है, क्योंकि अगर पैरेलल ना होते तो वो हमें बताता ही नहीं ये वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारे पास क्या है i -2j प्लस 3k। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने से पहले हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो आ जाएगा 1 + 4 + 9, तो ये आपके पास आ जाएगा √14। तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा i -2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √14। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब हमने निकालना है वेक्टर u, लेकिन वेक्टर u की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ये जहन में रखनी है कि डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे एज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑपोजिट टू डायरेक्शन। मतलब वेक्टर आपके पास पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर इसके इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमने चूंकि ये वेक्टर ये कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा u वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर और इसका ये दोनों चीज़ें।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो उसने हमें 5 गिवन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k 40, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर इसको हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -5/√14i प्लस 10/√14j माइनस 15/√14k, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपने याद रखनी है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये आएगा क्योंकि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर है वो इसका यूनिट वेक्टर भी है बट ऑपोजिट साइन के। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 7.2 हमारी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस पूरी कंप्लीट हो गई।